हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी क्लासेस। मैं आपका दोस्त प्रवीण मदात्या। तो हम अभी तक परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज हमारे जो परसेंटेज के सारे टाइप है वो खत्म हो गए और आज मैं आपको सारे टाइप का एक ही लेक्चर में सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसका भी बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो सिर्फ इस वीडियो को देखकर अपना परसेंटेज कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर सकता है, ठीक है। जिसका थोड़ा वीक है वो मेरे पुराने वीडियो भी सारे देख लेगा तो वो अच्छे से अपना परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। एमपी पुलिस और आईबीपीएस के हिसाब से ये बनाया गया है, ठीक है। एसआई, रेलवे सब में काम देने वाला है, तो अच्छे से आप देखिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क का 104% कितना है 364, ठीक है। हमको निकालना क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क क्या है। मान लेता हूँ कि ये एक्स है, ठीक है। तो हमको एक्स फाइंड करना है। देखो एक्स का 104% कैसे निकालते हैं, 104/100, ठीक है। एक्स का 104% ऐसे निकालेंगे, इजिकल टू कितना आएगा 364 आने वाला है। अब x बराबर, इसको मैं काट सकता हूँ ऊपर ऊपर वाली संख्या को, क्योंकि इसको इधर ले जाऊंगा तो भाग में जाने वाली है, ठीक है। तो 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8, 4 छंगे 24, 4 नम 36, 4 एकम 4। फिर इसको 13 से काट दूँ, 13 दून 26, 13 सत्ते 51। तो इस 100 का इंटू कितना होगा इधर, तो कितना बचेगा ये 700/2, ठीक है। x बराबर कितना आएगा, 700 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 350। हमको पता है 700 का आधा कितना होता है 350। ये हमारा आंसर। आज हम बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करने वाले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और वैसे मैंने सबको अच्छे से समझा दिया पिछले लेक्चर में। तो अब बस फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने ताकि अच्छे से समझ में आए। क्या है, x का 16% कितना है 0.008। तो हमको फाइंड क्या करना है x, ठीक है। x का मतलब मैंने बताया था इंटू होता है का 16% कैसे 16/100। ये हो गया हमारा प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 1/100 से इंटू करते हैं, ठीक है। कितना है 0.008। अभी 100 क्या इधर जाएगा, ठीक है। x इंटू 16 बराबर 0.008 इंटू 100, ठीक है। अभी 16 को ये भागित में जाएगा, ठीक है। x बराबर 100 का इसमें इंटू कर सकता हूं मैं, ठीक है, कर ही देता हूं। कितना आएगा 8, क्योंकि जब 100 का इसमें इंटू करूंगा तो मेरी 2 दशमलव खसक के कहां पर आ जाएगी यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.8, सॉरी, ठीक है। और ये 16 क्या डिवाइड में आएगा, ठीक है। आया समझ में इतना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ पे शून्य लगाऊंगा, कितना आएगा 1/20। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में। अगर इसको पॉइंट में लिखूंगा तो कितना आएगा 0.05, ठीक है। ये कैसा आया, क्योंकि वही अपना भाग नहीं आएगा, उसकी शून्य लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक शून्य बढ़ेगी। अब 10 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, फिर एक और शून्य लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, 20 समझे 100, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर कितना 4/5 आता है, ठीक है। तो हमारा मूल भिन्न क्या है। मान लेते हैं कि हमारा मूल भिन्न क्या है, x है बटे y है। ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है, ठीक है। आया समझ में। अब इसमें कितनी वृद्धि करूंगा 220%, ठीक है। अगर इसमें 220% की वृद्धि करूंगा, ठीक है। अगर मैं 100 पे 220% की वृद्धि करूंगा, 100 का 220% कितना होगा 100 इंटू 220/100, ठीक है। मतलब 100 का 220% कितना 220। अगर इसमें 220% की वृद्धि करनी है तो मुझे इस x में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 320 की, ठीक है। तो 100 में क्या करेंगे 220 प्लस करेंगे, क्योंकि 220% की वृद्धि हो रही है। हमारे संख्या जो है 100% तो है सी, अगर उसमें 220% की वृद्धि करनी तो कितनी होगी वो 320 हो जाएगी। 320% उसका निकालेंगे हम, ठीक है, 320%। अब y में क्या करनी है 150 की वृद्धि करनी है, तो 100 में कितना जोड़ेंगे हम 150, ठीक है, क्योंकि 100 का 150% निकालेंगे तो 150 ही होगा, और 100 और 150 कितना होगा 250। तो y में हम कितनी वृद्धि कर रहे हैं 150 की वृद्धि करेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 250%, ठीक है। और वो जो हमारा जो ये सब करने के बाद हम क्या भिन्न मिल रही है हमको 4/5। यही तो बोला हमको कि किसी संख्या के अंश में 220% की वृद्धि करने पर
तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर क्या मिलता है हमको 4/5। तो हमारी मूल भिन्न क्या है, परसेंटेज से हम परसेंटेज को काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको 1/100 लिखते हैं, फिर 1/100, अब 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको काट रहा हूँ, ठीक है। ये शून्य से ये शून्य कट जाएगी, चलो इसको आगे सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब x/y क्या बचा मेरे पास, इस 25 का ऊपर गुणा होगा 4 गुणित 25 बटे ये इसका नीचे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 गुणित 32। अब इस 5 से इस 25 को काट दूं 5 बार में, 5 25, ठीक है। इस 4 से इस 32 को काट दूं 4 8 32, तो मेरी मूल भिन्नी क्या आ गई मेरे पास 5/8, ठीक है। आया समझ में, ठीक है फ्रेंड। तो आ गया उस क्वेश्चन समझ में। तो अपन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यदि a की आय b की आय से 10% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। हमारे पास दो लोग हैं a और b, इस a की आय b से 10% अधिक है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको 100 मान लूं तो इसके कितनी हो जाएगी 10% अधिक। 100 का 10% कैसे निकालेंगे, 1/10 करके, ठीक है। 100 का 1/10, फ्रैक्शन याद रखना, फ्रैक्शन आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। इसका 10% कितना होगा 10% अधिक, मतलब इसमें 10 प्लस कर दूं तो हमारे a की आय कितनी हो जाएगी 110। अब क्या बोला, b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, जो इसकी आय है वो इससे कितने प्रतिशत कम है। अब मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं, इससे कम है ना, तो 110 माइनस 100 कितनी कम है 10 कम है, लेकिन हमको निकालना क्या प्रतिशत, 10 इस 110 का कितना प्रतिशत, क्योंकि ये पूछा है कि इससे कितनी कम है। b की आय a की आय से, जहां भी से लगा होता है ना उसमें से हमको परसेंटेज निकालना रहता है, ठीक है। आया समझ में, मतलब b की आय a की आय से, देखो लिखा है क्वेश्चन में कि b की आय a की आय से, मतलब b की a की आय से, ठीक है। तो इसमें से हम परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 10/110 गुणित 100, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 100/11। अब मैंने 100/11 मतलब 1/11 की आपकी वैल्यू बताई थी, कितनी थी 9.09%, या फिर 9 सही 1/11%, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में, हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखने लग जाएगा, मतलब ठीक है। तो पहले ये करते हैं कि किसी भिन्न में अंश का 120% करने तथा हर का 150% करने पर वह 6/5 हो जाता है, ठीक है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या किया था कि उसमें 220% की वृद्धि हो रही थी, ठीक है, और 150% की क्या हो रही थी वृद्धि हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है 120% करना है, ओनली हमको 120% का निकालना है। मतलब कितनी वृद्धि हो रही है इसमें 20%, इसमें मतलब समझो खाली इतना समझो कि कितना 120% निकालना है, ठीक है। तो हमारा अंश और हर कितना हो जाएगा वही x/y, ठीक है। बोला क्या अंश का 120%, ये x है हमारा अंश और y है हमारा हर। तो अंश का कितना 120%, कैसे निकालेंगे ऐसे, ठीक है। y का 150% कैसे निकालेंगे 150/100। ये 0 से ये 2 0 से 2 0 में काट देता हूँ 100 से 100, या फिर परसेंट लगाता तो परसेंट से परसेंट काट देता, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने ये बता दिया ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा करने पर वो संख्या क्या हो जाती है 6/5, ठीक है फ्रेंड्स। अब बचा क्या हमारे पास 120x अपॉन 150y बराबर 6/5, ठीक है। इस 0 से इस 0 को काट दूं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं 3 से काट देता हूँ, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब इस 5 का इंटू इस 6 में होगा और 4 का इंटू 5 में होगा, ठीक है, क्योंकि इधर भाग में है तो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो मेरी x/y की वैल्यू क्या आएगी 30/4 पंजे 20, 0 से 0 काट देता हूँ, ठीक है। तो x/y कितना होगा मेरा 3/2, मतलब जो हमारी मूल भिन्न है वो क्या थी
3/2। इस भिन्न के अंश में जब हम 120% करते हैं और y का 150% करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है 6/5। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो हमारा कुल वृद्धि कितनी होगी। ये क्या है, सक्सेसिव जो ग्रोथ होती है ना उसका क्वेश्चन है। ठीक है, वृद्धि पे जो वृद्धि होती है मतलब भाई चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसमें भी हम जब मिश्र धन निकालते तो क्या करते हैं, वृद्धि पे वृद्धि करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में हमको 20% की वृद्धि करनी है। मान लो मेरी संख्या क्या है 100 है। ठीक है, इसमें मुझे क्या करनी है 20% की वृद्धि। वो कैसे करूँगा, जब भी मैं 100 पे 20% की वृद्धि करता हूँ तो वो 100% कितना परसेंट निकालता हूँ फिर डायरेक्ट है 120%। ठीक है, मैंने अभी भी बताया था कि 20% की बदली मतलब 100 से वो कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि जब 100% है इसका 20% कितना होगा 2/10। ठीक है, 1/10 कितना 10%, तो 2/10 20%, तो ये कितना हुआ 20। मतलब 100 में कितनी वृद्धि करनी है मुझे 20 की, तो कितना हो जाएगा 120। तो मैं डायरेक्ट 100 का कितना निकालूं 120%। अब ये जो परिणामी संख्या है ये क्या मेरे पास परिणामी संख्या है, इसको सोल्व कर दो संख्या आ जाएगी। लेकिन मैं सोल्व क्यों करूं जब मुझे इसमें आगे और काम करना है, इसमें वापिस क्या करना है फिर 20% की वृद्धि करनी है, तो वो कैसे होगी 120/100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब कितना हो गया ये 144। देखो हमारी संख्या क्या थी 100, अब कितने हो गए 144, मतलब वृद्धि कितनी हुई 44 की। अब 100 पे 44 की वृद्धि मतलब परसेंटेज में कितनी, वैसे तो 44% ही होगा, लेकिन मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि परसेंटेज ऐसे निकालते। ठीक है, कितना है हमारा 44%। जब हम अगर 100 मानेंगे ना तो जितनी भी वृद्धि होगी 100 के ऊपर वो डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जो मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था कि हम डायरेक्ट करते हैं, हमारी संख्या 100 मानी, इसका 20% निकालेंगे। ठीक है, कितना आएगा 20। ये वृद्धि इधर वृद्धि लिख रहा हूं। ठीक है, कितना हो जाएगी हमारी संख्या फिर 120। ठीक है, यह समझ में। अब इस पे वापस 20% की वृद्धि, 10% कितना होगा 12, 20% 24, तो ये वृद्धि तो अब कितनी हो जाएगी 24 की वृद्धि होगी तो 144, और हमारी वृद्धि कितनी निकली इधर 44, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में कि बोल क्या रहा वो, हमारे पास क्या 3 संख्याएं। ठीक है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, बोल क्या रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। ठीक है, अगर मैं तीसरी संख्या को, जब हमको ऐसा कोई लगे ना क्लू कि इस संख्या को हमको छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, मतलब इससे सारा मामला रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि तीसरी संख्या से ये दोनों अधिक है, तो हम क्या करते हैं इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं x से इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि x मानेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, हमको कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जब बैंक की एग्जाम होती है या फिर रेलवे की एग्जाम, उसमें इतना टाइम नहीं रहता कि आप अच्छे से क्वेश्चन बैठ के करते जा रहे हैं 3-4 मिनट तक। ठीक है, आपको विदिन 1 मिनट में कम से कम क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, और बैंक की एग्जाम में तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए कम से कम शायद 20 या 25 सेकंड ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए हम 100 से करवाता हूँ मैं। ठीक है, और इससे हो भी बहुत जल्दी आता है और बहुत आसानी रहती करने में। ठीक है, क्या बोला है कि तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। अब 100 का 12.5% कितना होगा, यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये 12.5 लिखा है। ठीक है, कितना ये लिखा है यहाँ पर 12 सही 1/2। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या 12.5, 100 में 12.5 की वृद्धि मतलब 12.5, 100 का कितना परसेंट होता है। कितनी बारी बोला मैंने कि 100 में से अगर किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है वो 12.5 हो, 37.5 हो, 30 हो, 37, 32, 38 जो भी हो वो उतना ही होता है। ठीक है, मतलब 100 का 12.5% कितना होगा 12.5 ही होगा। अगर इसमें हमें उसको 100 में से वृद्धि करनी है तो क्या करूँगा 100 में प्लस कर दूंगा 112.5, तो हमारी पहली संख्या कितनी आ गई 112.5, और दूसरी संख्या में कितनी ग्रोथ हो रही है 25% की, तो वो क्या हो जाएगी 125।
ठीक है, आया समझ में? ये हमारी तीनों संख्याएं निकल गई। अब हम देखते हैं कि उसने पूछा क्या है। पूछा है कि दूसरी संख्या, जो पहली संख्या है वो दूसरी का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत, का लगा है मतलब परसेंटेज किस में से निकालना है, इसमें से। किसका? इसका। ठीक है, कैसे निकालते हैं? अगर इसमें से मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करूँगा, 112.5 बटे 125 गुणित 100। ठीक है, आया समझ में? हम ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। और ये मेथड कैसे बनाई मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर 125 हमारा 100% के बराबर है तो 112.5 x% के बराबर होगा। अब इसको जब मैं x में जमाऊंगा, जैसे 125x क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, बराबर कितना होगा, 100 गुणित 112.5। और यहाँ पे x बराबर कितना होगा, 100 गुणित 112.5 बटे 125। देखो यही कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है, 112 गुणित 100 बटे 125। ठीक है, आया समझ में? अब अगली बार मैं ऐसे नहीं करूँगा, डायरेक्ट ऐसे ही बताने वाला हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 लगेगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। अब मैं इसको 25 से काट देता हूँ। ठीक है, 25 चौक 100, कितना बचा यहाँ पर, 100 में से 112 में से 100 गए तो कितने बचे, 12, फिर 25 पंजे 125। ठीक है, ये काटना आपको आना चाहिए। ठीक है, 25 पंजे 125। ठीक है, यह समझ में? अब इस 5 से 10 को काट देता हूँ, 5 दूनी 10, तो 45 दून कितना होता है, 90। तो ये क्या है, 90%। मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी का कितने प्रतिशत है, 90%। ठीक है, आया समझ में? आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, ये इनका डिफरेंस कितना है, 12.5 का। और अगर मैं इसका 10% निकालूं, मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट लगाऊंगा, कितना आएगा, 12.5, मतलब कितना प्रतिशत कम है, 10%। 100 में से 10 घटाना तो कितना आएगा, 90। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या किया था कि पहली संख्या में से दूसरी, मतलब दूसरी संख्या से जो पहली संख्या थी दूसरी का कितने प्रतिशत, ये पूछा गया था। ठीक है, अगर ऐसा पूछ ले कि जो दूसरी संख्या है वो पहली का कितने प्रतिशत है, ठीक है, पहली से कितने प्रतिशत है या फिर पहली का कितने प्रतिशत, मतलब यहाँ पे क्या है, का। इसका मतलब क्या, हमको वही निकालना है कि टोटल संख्या लेके निकालना है। ठीक है, से कितने प्रतिशत अधिक या कम पूछा है तो हम फिर डिफरेंस लेके करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की कि पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम कि दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है वो निकाल के बताता हूं मैं। ठीक है, पहली का मतलब निकालना किसमें से, इसमें से। तो इसको रखूंगा नीचे, 112.5 गुणित 100। पहले हमारे 100% कौन सी थी, ये वाली, मतलब ये वाली 125 को मैंने क्या रखा था, 100%, और 112.5 को x मान के मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करूँगा, 112.5 को मानो 100% और फिर 125 का उसमें से क्या परसेंटेज होगा ये निकालने के लिए मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, वही अपना 0 से शून्य काटते हैं। ठीक है, अब इसको 25 से काट देता हूँ, 25 पंजे 125। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 45 बार। ठीक है, अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 में 45। अब इसको काट देते हैं, 5 कम 5, यहाँ पे कितना बचा, 100 गुणित 10। ठीक है, मतलब 1000 बटे 9। देखो अब ये क्या है हमारे पास, ये संख्या यहाँ पे देखिए, 1000 को अगर मैं ऐसा लिखूं 100 गुणित 10 बटे 9। अब मुझे किसकी वैल्यू पता है, 100 बटे 9 की कितनी होती है, 11.11 इंटू 100 बटे 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 11.11 इंटू क्या है 10, मतलब ये कितनी हो जाएगी, 111.11%। ठीक है, आया समझ में? मतलब जो दूसरी संख्या है वो पहली का कितने प्रतिशत है, तो 111.11%। ओके, दोनों टाइप मैंने समझा दिया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। उसमें मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आपसे ए या बी से कंपैरिजन पूछे या बी का ए से कंपैरिजन पूछे तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम ऐसे ही है, वो भी सेम ऐसे ही था और ये भी ऐसे ही है। मतलब यहाँ पे क्या, आई ए और बी की आई के संबंध में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला है कि यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक है। ठीक है, दो लोग हैं हमारे पास, ए और बी।
क्या बोला कि ए की आई बी की आई से, मैंने कितनी बारी बोला जहां पर से आई, बी की आई से, मतलब हम उसको क्या मानेंगे 100, जिसके आगे भी से लगा होगा बी की आई से तो हम उसको 100 मान लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि भैया अटल सत्य हो गया, से का आगे 100 मान लिया। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। कितना 10% अधिक है, अगर ये 100 है इसका 10% निकालूंगा 1/10 कितना होगा 10, तो ये कितनी हो जाएगी 110। अब तो इतनी बार बता चुका हूं कि अब मैं सोल्व करके तो नहीं बताऊंगा। ओके, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि 10% जाता है, 100 का 10% कितना 10, ये कितना हो गया 110। सिंपल तो है। ठीक है, पूछा गया है कि बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। बी की आई ए की आई से मतलब इसमें से हमको परसेंटेज निकालना है, कितने प्रतिशत कम है, मतलब हमसे डिफरेंस ऊंचा है। दोनों का डिफरेंस कितना है 10। ए की आई मतलब बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, तो भैया 10 रुपये कम है, लेकिन ए की आई कितनी है 110, तो उसमें से हम क्या निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, वही बात हो गई कि 110 अगर 100% है तो 10 कितने प्रतिशत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x बराबर 100 गुणित 10 बटे 110, वही मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब ये मैं क्या ऐसे लिखना सीख गया हूँ, तो आप भी सीखो कि 110 में से 10 का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 10 बटे 110 गुणित 100। ठीक है, काटा मैंने 0 से 0, कितना बचा मेरे पास 100 बटे 11, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 9.09। ठीक है, मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाए थे वो आपको याद करो आप। ठीक है, तो उसमें 1/11 की वैल्यू क्या है, 1/11 या 100/11 एक ही है, क्योंकि वहाँ पे 1/11 फिर हम उसको परसेंटेज निकालते हैं तो 100/11 हो जाता है, तो 100/11 कितना निकलेगा 9.09, या फिर आप भाग दे के भी देख लो, या फिर इसको मैं फ्रैक्शन से भी करवा देता हूँ एक बार। 10% अधिक है, मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, 10% का फ्रैक्शन क्या है 1/10, मतलब 10% अधिक, मतलब 10 पे कितनी वृद्धि हो रही एक की, मतलब ये क्या हो गई आई का हमारा अनुपात 11/10, ये किसकी हो गई ए की, क्योंकि ज़्यादा किसकी ए की और ये बी की, तो बी से कितना मतलब ए से कितना प्रतिशत कम है, इसका एक कम है, और ए की कितनी 11, 1/11 का फ्रैक्शन क्या होता है 9.09%। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले, मतलब बिक्री वाला या फिर मतलब जो मूल्य में वृद्धि होती है मात्रा में कमी होती है, ऐसे क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, क्या बोला है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर बिक्री 40% अधिक हो जाती है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या है, मूल्य में हम क्या कर रहे हैं कमी कर रहे हैं। मान लो पहले हमारा मूल्य कितना था 10 रुपये और बिक्री कितनी हो रही थी 10 kg। ठीक है, हम जब मान के क्वेश्चन करते हैं ना, हमारे पास यदि टाइम कम है, हमको रेलवे की एग्जाम देनी, हमको बैंक की एग्जाम देनी, एमपी पुलिस में तो टाइम अधिक रहता है, लेकिन अगर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो उसमें भी हमको कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। वैसे तो जो हमारा पुलिस का पेपर है वो 1.5 घंटे या फिर 1 घंटे 15 मिनट में हो ही जाता है, लेकिन हमको क्या अच्छे से तैयारी करनी है, रेलवे तो हमको सारी एग्जाम निकालनी है। ठीक है, इसलिए हम क्या एकदम सिंपल वे में करेंगे। आज अगर हमको ये सिंपल वे पता लगी तो हम पुलिस में भी इसको फटाक से कर देंगे। ठीक है, क्या बोला है, अगर मैं मानूं कि पहले 10 से मतलब 10 जो मूल्य था वो क्या था 10 रुपये kg, और मेरा बिक कितना रहा था 10 kg, ये मेरी प्राइस है। ठीक है, और ये मेरी मात्रा है, तो मेरे पास जो विक्रय मूल्य आया वो कितना है 100 रुपये, मतलब जो दुकानदार है वो कितनी मात्रा बेच रहा था 100 रुपये की। ठीक है, उसके बाद 100 रुपये आ रहे थे। अब बोला क्या कि मूल्य में 30% की कमी। अब 10 में 30% की कमी कैसे करूँगा, 10 का 10% कितना होता है, अगर इसका 10% 1 होता है तो 30% क्या होगा, इधर भी 3 का इंटू कर देता हूँ 30 का, और इधर भी 30 का। अभी मैंने क्या निकाला 10%, सॉरी 10% अगर 1 है तो 30% क्या होगा 3। ठीक है, आया समझ में, या फिर डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। 10 का 30% क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, क्या बचेगा 3। मतलब क्या 10 रुपये में कितने रुपए कमी हो रही है 3 रुपये की, तो अब कितना आएगा मूल्य 7 रुपये। बिक्री कितनी बढ़ रही है 40%। ठीक है, 10 का 40% कैसे बढ़ाऊंगा, इसका 10% कितना होगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, मतलब 4, तो इसमें +4 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 14। ठीक है,
मतलब अब कितने केजी बेचूँ मैं, 14 केजी। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने रुपए आएंगे, 14 से तो कितना होता है 98, मतलब 98 रुपये। अब देखो पहले उसके पास 100 रुपये आ रहे थे, अब कितना आ रहे 98, मतलब कितने रुपए कम आ रहे, 2 रुपये। इसका परसेंटेज किस में से निकालूंगा, इसमें से, पहले वाले में से, बटा 100 इंटू 100, मतलब कितने प्रतिशत की कमी आई, 2% की कमी। विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की कमी आई, 2% की। ठीक है, आया समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। मैंने पहले भी इसको बताया एक बार कि हम क्या करते हैं, मूल्य में जब हम मात्रा का गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमारा खर्च है, या हमारे लिए वो खर्च है, और दुकानदार के लिए वो क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में क्या 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब अब मूल्य कितना हो जाएगा 130/100, सॉरी कमी हो रही। अगर मेरा मूल्य पहले 1 रुपये था, 1 केजी बिक रहा था, तो मेरे पास कितना आ रहा था 1 रुपये। अब देखो कमी हो रही है, क्या मूल्य में 30% की कमी हो रही, तो वो कितना हो जाएगा 70/100। 100 पे कितना कम हुआ, 30 कम हुआ, तो 70/100 इंटू मात्रा में कितनी वृद्धि हो रही है 40% की। 100 पे कितनी वृद्धि होगी, अगर मैं मान लूँ कि मेरी मात्रा कितनी 100, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 40 की, तो एक अब कितने हो जाएगा 140 बराबर x क्या आ जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0, कितना बचेगा 14 से 98/100 बराबर x। मतलब पहले विक्रय मूल्य कितना था 100, अब कितना हो गया 98, कितने की कमी हुई 2 की, मतलब 100 का 2% कितना होता है 2 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या अब चीनी के मूल्य वाला क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, मूल्य में कमी हो रही, वृद्धि हो रही, मात्रा, पहले मैंने है ना बस मूल्य और उसके मात्रा में संबंध वाला क्वेश्चन करवाया था, लेकिन आज क्या हम वो कितनी चीनी खरीद रही है, उसमें मूल्य में कमी आ रही है, मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। क्या है क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीदती है। ठीक है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, मतलब पहले वो जाती थी मार्केट, वो चीनी खरीदती थी, लेकिन क्या हुआ आज वो मार्केट गई और 10% चीनी का मूल्य कम हो गया, तो उसको कितनी चीनी अधिक मिली 6 केजी और 200 ग्राम चीनी उसको अधिक मिली। तो हमको जो पहले वाला मूल्य है वो निकालना है। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊँगा। ठीक है, अब देखो मूल्य और मात्रा का जो रिलेशन है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, जब भी मूल्य बढ़ेगा तो हमको मात्रा क्या कम मिलेगी, जब भी मूल्य घटेगा तो हमको मात्रा क्या अधिक मिलेगी। जैसे कि मान लो कोई चीज़ 10 रुपये किलो है, ठीक है, तो आप 10 रुपये में कितनी ला पाओगे उसको 1 केजी। अगर मूल्य बढ़ गया उसका मूल्य कितना होगा 20 रुपये किलो, लेकिन आपके पास तो 10 रुपये है, आप कितनी ला पाओगे आप आधा किलो। ठीक है, ऐसा समझ में, ये होता है रिलेशन। और एक और चीज़ क्या होती है, मूल्य बराबर 1/मात्रा। ठीक है, ये अगर मैं ये हटाऊंगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, कमी कैसे शो करते हैं हम, 10% की कमी मतलब 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। 10% की कमी मतलब 10 पे कितनी कमी हुई 1 की कमी हो गई। ठीक है, तो अब हमारा मूल्य कितना हो गया 9/10। अब देखो ये हमारा मूल्य है, बराबर मूल्य लिखा मैंने बराबर 1/मात्रा। ठीक है, तो अब हमारी मात्रा क्या हो गई, मात्रा बराबर ये 10 हो जाएगा और 9 नीचे आएगा। ठीक है, 10/9। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती पुरानी, और जो नई मतलब जो नहीं, ठीक है, जो ऊपर वाली हो नहीं, मतलब पहले क्या था 9 मात्रा थी और अब कितने हो गई 10। ठीक है, आया समझ में। अब देखो मात्रा में चेंज क्या हो रहा है, 10% की कमी होने पर 1116 रुपये में 6.2 केजी अधिक ला रहा है। देखो यहाँ पर पहले वो 9 यूनिट ला रहा था चीनी, अब कितनी ला रहा है 10 यूनिट। वृद्धि कितनी हुई 1 यूनिट की, लेकिन क्वेश्चन में कितनी वृद्धि हुई
6.2 यूनिट की। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? 6.2 के। तो अब वो 1116 रुपये में पहले कितनी लाता है चीनी? 6.2 गुणित 9, क्योंकि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो अगर 6.2 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणित 6.2। अब इससे क्या मिलेगा हमको? पहले वाला मूल्य। ठीक है, आया समझ में? तो अब मैं इसको काट देता हूँ, 9 से काट देता हूँ पहले। 9 एकम 9, कितना बचा? 2, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। ठीक है, ये दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या? 0 लगाऊंगा। 62 दूनी 124 दिख रहा है आपको? अगर मैं 62 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 124। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया पुराना मूल्य? 20 रुपये। ठीक है, अब क्या बोला है शुरू की लाइन आप देखो कि 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर मैं 20 में 10% की कमी करूं, कैसे करूंगा? 20 का 1/10 निकालूंगा, कितना होगा? 2। ठीक है, तो 20 में कितने की कमी करूं? 10% की, मतलब 2 की कमी करूं, तो मेरा मूल्य कितना आ जाएगा? 18 रुपये पर केजी। ठीक है, आया समझ में आपको? ये हमारा बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, मतलब ये पुराना मूल्य है, उसमें से अगर मैं 10% घटा दूँ मतलब तो मेरा नया मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो कि थोड़ी लॉन्ग बेटर है। आप इससे ही करना बेटर रहेगा, आप इससे ही सीखना। ठीक है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो हमारे चीनी का पहले मूल्य कितना था? x। ठीक है, तो मैं 1116 रुपये में कितनी चीनी लूँगा? 1116 बटे x। जब मैं पैसे में, रुपयों में जब मूल्य से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी? मात्रा। ठीक है, अगर अब कितना हो गया मूल्य? 10% की कमी आई तो हमारा अब मूल्य कितना हो गया होगा? 90 बटे 100 बटे 100। इस बटे वाली संख्या को मैं डायरेक्ट इसके इंटू में लिख रहा हूं। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो ये घटा हुआ मूल्य है, मतलब यहाँ पर ज्यादा चीनी आएगी, यहाँ पर कम आएगी। ठीक है, मतलब पहले ज्यादा आती थी, अब कम। कितनी कम? तो 6.2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 9x, यहाँ पर x, एलसीएम कितना आएगा? 9x। ठीक है, इसका इंटू यहाँ पर कितना आएगा? ये 10x। ठीक है, ये 9 से 9 कट जाएगा, ये होगा 1116 इंटू 10 माइनस यहाँ कितना होगा? 1116 इंटू 9, क्योंकि x से x कटेगा, 9 का इंटू हो जाएगा। ठीक है, बराबर 6.2। अब देखो 1116 में यहाँ पर 9 से इंटू हो रहा है, यहाँ पर 10 से इंटू हो रहा है। अगर मैं 1116 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 1116 को कॉमन लूँगा तो क्या होगा? 10 माइनस 9 अंदर बचेगा, तो 1116 इंटू 1, तो डिफरेंस क्या आएगा हमारा? 1116 बटे 9x बराबर 6.2। इससे 9 से काट देता हूँ, कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। ठीक है, x बराबर कितना है मेरा? 6 पॉइंट, देखो ये x इधर जाएगा और 6.2 नीचे आएगा, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी? 124 बटे 6.2। पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब पुराना मूल्य क्या है हमारा? 20। नया मूल्य कितना? 10% कम है, मतलब इसका 90% निकाल लेते हैं। 0 से 0 काटेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आप कि किसी बाल्टी में 66 सहित 2/3% भरी होने की तुलना में यदि वो 80% भरी होती है तो 2 लीटर का पानी अधिक आता है। कोई बाल्टी है, वो अगर 80% भरी होती है, ठीक है, और अगर 66 सही 2/3% भरी होती है, तो इसकी तुलना में 80% भरी होने में 2 लीटर पानी ज़्यादा कैरी करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाल्टी के 80% से 66 सही 2/3% माइनस कर दूं तो जो मुझे प्रतिशत मिलेगा वो किसका मिलेगा? 2 लीटर का मिलेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि बाल्टी में x लीटर पानी आता है, ठीक है, तो x का 80% भरे होने से यदि 66 सही 2/3%, इसको हम फ्रैक्शन सोल्व कर लेता हूँ, कितना आएगा? 3 छंग 18, 1 बचा, 3 छंग 18 19 प्लस 2/3, यानी कि कितना होगा? 200/3%
ठीक है, मतलब क्या 66% भर देगी तो कम ही पानी रहेगा, ठीक है, 80% में ज़्यादा आएगा, तो मैं 80 में से 66 सही 2/3% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 लीटर पानी, ठीक है। आया समझ में? 0 से 0 काट देता हूँ, ये 2 0 से ये 2 0, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30, ठीक है। और 8x में 3 का इंटू होगा, ठीक है, क्योंकि इससे कट जाएगा, 24x माइनस यहाँ पे 3x मतलब 10 का इंटू होगा, 20x बराबर कितना, 2 लीटर। 24 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बराबर 2 गुणित ये 30 का इंटू इस 2 में होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर को उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, 30। 4 से इस 2 से 4 को काटता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 से इस 30 को कितना आएगा, 15। यानी कि मेरी बाल्टी की जो धारिता है वो कितनी है, 15 लीटर, ठीक है। आया समझ में? अगर हम डायरेक्ट इसको करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 80% में से मैं 200/3% माइनस करूंगा तो आएगा मेरे पास 2, कितना होगा ये, 8 × 24, 240 माइनस 200/3 बराबर 2, कितना आएगा, 40/3% की वैल्यू क्या है, 2। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा, ठीक है, प्रतिशत को हटाऊंगा तो अपॉन 100 होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट देता हूँ तो ये कितना आएगा, 30 बराबर के उधर ले जाऊंगा 30 को बटे 2, कितना आ जाएगा, 15 लीटर मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा मिश्रण टाइप है, ओके, कि 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इसमें कितना शीशा और मिलाया जाए कि शीशा कितना हो जाए, 75%, ठीक है। ऐसा समझो, हमारा मिश्रण कितना है, 50 kg, इसमें क्या है, टीन और शीशा, टीन और शीशा। टीन का केमिस्ट्री में जो सिंबल है वो क्या होता है, Sn, और शीशा यानी लेड का क्या होता है, Pb, ठीक है। तो टीन और शीशा 60% कितना है, जो हमारा शीशा वो 60% है, तो अगर शीशा 60% है तो ऑब्वियसली टीन कितना होगा, 40%। मैं निकाल लेता हूँ, 50% में से 60% शीशा है तो हमारा शीशा कितना होगा, इसका 10% कैसे निकालूंगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, मतलब मेरा 10% कितना है, 5। देखो ये 10% यदि 5 है तो इसका 60% कैसे निकालूंगा, इसमें भी 6 का इंटू करूंगा, इसमें भी 6 का, तो ये 60% बराबर 30, मतलब मेरा जो शीशा है वो कितना है, 30। अब देखो 50 में से मेरा 30 kg शीशा हो गया तो मेरा टीन कितना बचा, 20, ठीक है। ऐसा समझ में? अब बोला क्या है कि इसमें कितना शीशा मिलाया जाए कि जो मेरा ये शीशा है ये कितना हो जाए, 75%, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें शीशा मिलाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 75%, तो ये कितना बचेगा फिर, 25%। अगर मैं ये करूँ, इसको अगर मैं 25% मान लूँ तो फिर मेरा विलियन कितना रहेगा, अगर 25% की वैल्यू ये है फिर मेरा 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 20 गुणित 100 बराबर कितना होगा, 25 गुणित x, ठीक है। तो 25 चौक 100 और 20 चौक 80। देखो अब मेरा टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 80 kg, पहले कितना था, 50, मतलब शीशा कितना मिलाया होगा उसने, 80 माइनस 50, मतलब 30 kg शीशा मिलाया होगा, तब जाके वो कितना हुआ, 75%, ठीक है। तो 30 क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक और तरीके से करवा देता हूं, रेशो से, ठीक है। ये तो मुझे बताया कि शीशा हमारा 60% है, तो हमारा ऑब्वियसली हमारा टीन कितना होगा, 40%, और ये 20, ये 30, ये तो हमको पहले से निकाल के रखना है। अब देखो इनका रेशो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको काट दूं तो 2:3, शीशे और टीन का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे पास, 2:3। तो अब क्या करना है कि 75% मेरे को शीशा करना है, तो मेरा जो टीन बचेगा वो कितना बचेगा, 25%, जो मेरा ये पुराना अनुपात है, पुराना रेशो, ठीक है। और ये क्या है, नया रेशो, ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 से 75, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ये पुराना रेशो
और ये नया। अब देखो ये हमारा टीन और ये हमारा शीशा। यहाँ पर देखो टीन में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? हमको शीशा मिलाना है, जो नए सॉल्यूशन में हमको क्या शीशा मिलाना है, और पता हमको क्या करना है कि शीशा कितना मिला है। ठीक है, मतलब हमारे जो टीन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब वो पहले 2 यूनिट था और अब भी कितना रहेगा, 2 ही यूनिट रहेगा। तो अगर मैं इस 1 यूनिट को 2 यूनिट बना लूं तो मेरे पास जो हमारा टीन है वो सेम हो जाएगा। इसको 2 यूनिट कैसे बनाऊंगा, इसमें 2 का इंटू कर दूंगा पूरे में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2:6। अब देखो पहले कितना था 2:3, अब कितना हो गया 2:6। टीन तो हमारा उतना ही है, हमको पता है, लेकिन शीशे में कितना परिवर्तन हुआ, पहले 3 यूनिट था अब 6 यूनिट हो गया। देखो 3 यूनिट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 30, मतलब इसमें वृद्धि कितनी हुई, पहले 3 यूनिट था अब 6 यूनिट हो गया, मतलब प्लस कितना करा 3 यूनिट प्लस करा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 30, प्लस कितना करना हमको 3 यूनिट, तो देखो 3 यूनिट प्लस करना था, 3 यूनिट की वैल्यू हमको पता है 30 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 30 के। ठीक है, आया समझ में? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। 900 लड़कियां, हमको निकालना क्या है कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 900 में से कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई, 40%। ठीक है, वो निकाला मैंने, उसमें मैं क्या प्लस कर दूंगा, जितने लड़के भी उत्तीर्ण हुए कितने हुए 50%, यानी कि 1100 का 50%। या तो इसको ऐसे निकालो या फिर डायरेक्ट 11 से 50% का फ्रैक्शन क्या है 1/2, हमको पता है सिंपली। ठीक है, अभी जो भी आएगा मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, उस पूरा टोटल में से कितना 2000। इसको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा, पहले अपन क्या जितने भी उत्तीर्ण हुए वो निकाल लेते हैं, उसके बाद अपन टोटल में से परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, कितना बचा 360 प्लस ये 0 से 0 कटी, कितना हो जाएगा 550। अब जो टोटल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए वो कितने हैं, 0 3 5 11 8 9 9 910 विद्यार्थी क्या हुए उत्तीर्ण हुए। कितने में से, हमारी 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। ठीक है, मतलब कितने विद्यार्थी टोटल 2000, तो मैं 910 का 2000 में से परसेंटेज निकाल देता हूँ, तो मेरे पास टोटल जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए वो निकल जाएंगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कटेगी, इससे ये कटेगा, कितना आएगा 2 चौक 8 2 बन 10 2 बन 10 प्रतिशत, यानी कि 45.5% विद्यार्थी क्या हुए उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, वो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? भाई अपन मेरा आरेख बनाते हैं। गणित में कितने 42% विद्यार्थी और अंग्रेजी में कितने 52%, दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर उसको अपन 100 से माइनस करेंगे तो अपने दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी निकल आएंगे। ठीक है, ये क्या है दोनों में अनुत्तीर्ण है, ये सिर्फ गणित में उत्तीर्ण है और ये क्या सिर्फ अंग्रेजी में। अपन जो निकालेंगे ना उसमें दोनों में अनुत्तीर्ण भी आएंगे, एक विषय में अनुत्तीर्ण भी आएंगे और दोनों वाले भी। तो बचेंगे कौन, जो लोग बचेंगे वो क्या दोनों विषयों में पास हुए होंगे। ठीक है, अपने को वही तो चाहिए। ठीक है, आया समझ में? कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 42 प्लस 52 माइनस 17 बराबर कितना आएगा है 94 में से अगर मैं 17 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 77। ये जो 77 विद्यार्थी है ये क्या, ये या तो एक विषय में फेल हुए हैं या फिर दोनों में फेल हुए। देखो अपन एक में फेल होंगे तो ऐसे फेल माने जाएंगे, लेकिन जो 23% इसको 100 में से माइनस करूंगा कितना आएगा 23%। तो ये जो 23% विद्यार्थी है क्या दोनों में पास हुए और इनकी संख्या हमको दी गई है कितनी है 46। अगर 23% की वैल्यू कितनी है 46 तो 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ 23x बराबर 46 गुणित 100। 23 से 46 कटेगा 2 बार में, x बार में कितना आएगा 200, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 200। ठीक है, आया समझ में, इतना आगे समझ में आपको। ये चीज ध्यान रखना कि हमको अनुत्तीर्ण है, और ये जो 77% विद्यार्थी ये क्या है, एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो जो बचे 23% विद्यार्थी वो दोनों में पास है। ठीक है, आया समझ में, इतना आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू काम पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 9,520 रुपए। ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, मान लेते राम की मासिक आय कितनी है 100 रुपए, 20% किस पे खर्च किया उसने, 20% घरेलू काम पर खर्च किया, उसके पास कितना बचा, अगर उसके पास 100 रुपए है तो आप कितने बचे 80। ठीक है, शेष का 15% पुस्तकों पर। ठीक है, 15% 100 में से माइनस करेगा तो कितना आएगा 85। ठीक है, ये क्या डिडक्शन दर्शाता है। ठीक है, मैंने बताया इसमें पहले, जैसे अगर मैं x में से कितना माइनस करूंगा 15%, 15x अपन 100 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 100x माइनस 15x अपन 100 कितना हो जाएगा 85x अपन 100। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पर बार बार कर रहा हूँ डिडक्शन करके। ठीक है, ये ऐसा आगे समझ में। अब क्या आगे का बोला शेष आय का, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमेशा शेष का, जैसे इसका मैंने 20% कम किया, फिर मेरा 20% कम हो गया मतलब, ठीक है, उसके बाद जो भी बचा उसका मैंने फिर 15% कम किया। ठीक है, ये ऐसे चलता है। शेष आय का 30% कपड़ों पर, 30% 100 में से 30 जाएंगे तो 100 का 30% तो 30 ही होगा, वो कम करेंगे तो 70/100। ठीक है, अब उसके पास ये सब करने के बाद कितने रुपए बचे 9,520 रुपए। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 0 से 0 काटी, इस 0 से ये 0 काट दी। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 से 35, 5 दूनी की 10। ठीक है, इसको 4 से काट देता हूँ, 4 दूनी 8 और ये 2500। ठीक है, अब थोड़ी सफाई से लिख लेते हैं, कितना आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x बराबर 9,520 गुणित इन दोनों का इंटू क्या होगा इधर 20 गुणित 25 बटे, ये जो ऊपर वाली संख्या बराबर को दे आएंगे तो नीचे चली जाएंगे, 2 गुणित 17 गुणित 7। ठीक है, अब हम काटते हैं इनको। अब मैं इसको 2 से इस 20 को काट देता हूँ 10 बार में। ठीक है, अब इसको हम 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7 कितना बचा 2, 7 21 बचे 4, तो 7 छन 42। ठीक है, अब क्या इसको 17 से काट देते हैं, कितना होता है 17 8 136 होता है। ठीक है, हमको पता है 80 गुणित 10 गुणित 25 ये बचा हमारा। ठीक है, x बराबर 25 8 कितना होता है 200। ठीक है, और 2 शून्य और बचे हमारे पास, तो हमारे जो इसकी आय है किसकी राम की, वो कितने हो गई 20,000 रुपये। ठीक है, आगे समझ में इतना, ये बहुत ही सिंपल है, हम ऐसे ही करेंगे इनको कि x मानी, उसके बाद जो भी डिडक्शन होता है उसको करते जाओ, और जो बचा हुआ यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अगर हमको आय दिए रखेंगे तो आय को यहाँ पर रखेंगे और फिर करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही। ये क्वेश्चन की सीरीज है ना, एक लेक्चर और लूंगा मैं, मतलब ये दोनों अगर लेक्चर आपने देख लिया तो आपका परसेंटेज पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और आपके थोड़ा सा बेस अगर आपका कमजोर है तो आप मेरे जो पुराने वीडियो मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, आप वो देख लिए, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और वीडियो का लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। आप अगर हमारा समर्थन करेंगे तो हमको और इंस्पायर होंगे और आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।